Class 10th History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. Topic 4 The Making of Germany and Italy. Topic 4.1 Germany, can the army be the architect of a nation? यानी क्या आर्मी किसी राष्ट्र का आर्किटेक्ट हो सकता है, उसका वास्तुशिल्प वो हो सकता है। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 में फ्रांस में जो डेवलपमेंट हुआ, अपहीवल हुआ और उसके बाद में वहाँ पर रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ, तो वह चीज़ें यूरोप के दूसरे देशों में भी पहुँचा और लोकतंत्र के साथ साथ क्रांति की भी शुरुआत हुई। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. जो कंजर्वेटिव थे यानी जो मोनार्क थे, अपने पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए वो चाहते थे कि उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वह पूरे यूरोप में तो था ही, और वह अपना पावर और मजबूत करना चाहते थे। और फ्रांस के बाद में यूरोप में जो दूसरे राष्ट्र थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट लिबरलिस्ट के मूवमेंट का इम्पैक्ट पड़ा, दैट वाज जर्मनी एंड इटली। और तुम लोगों को ये ध्यान है कि पीछे हम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब पढ़े थे तो उसमें ये जिक्र आया था कि 1848 में जर्मनी में लोगों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के माध्यम से एक कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्राफ्ट किया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ के मोनार्क को, किंग को भेजा गया था, जिसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया था। तो द पीपल 831 people were elected at that time for the parliament. That was the initiative. That was the initiative for the nation building. And that was repressed by the combined forces of monarchy and the military. And that military was supported by the large land owners of Prussia. तो उस समय में जैसा कि पीछे बताए थे कि जब 831 पीपल ने नेशनल असेंबली बना करके, पार्लियामेंट बना करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था और राजा को भेजा था, तो राजा ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को भेजा, साथ ही साथ मिलिट्री गई, और उनके सपोर्ट में जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने भी राजा का सपोर्ट किया था। तो लैंड, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, दे वेर ऑल्सो नोन एज जंकर्स, उनको जंकर भी कहा जाता था। अब उस समय में भले ही किंग ने अपने फोर्स के द्वारा उनको सप्रेस कर दिया, दबा दिया, लेकिन वहाँ पे जो लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट को एक स्पेस चाहिए था नेशनलिज्म स्प्रेड करने का, दैट वाज सीडेड, उसका बीज पड़ चुका था। इसी के लिए जब ऑटो वन बिस्मार्क became the chief minister of Prussia, then Prussia took on the leadership of the movement for national unification. बिकॉज ऑटोमन एम्पायर को भी एक ज़बरदस्त नेशनलिस्ट माना जाता है, एंड ही वॉज ऑल्सो इन द फेवर दैट जर्मनी कॉन्फेडरेशन एंड Prussia and the land which are occupied by the other country should be united and Germany should be an independent nation. तो ऑटोमन बिस्मार्क भी इस बात पे बिलीव करता था, एंड दैट इज वाई he is known as the architecture of united Germany. अब ऑटोमन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. तो प्रसन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन पे काम करना शुरू कर दिया, एंड 3
was over 7 years. 7 साल के अंतराल में 3 युद्ध हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। और इस तरीके से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के पास में जर्मनी की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को उसने वापस लिया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और इस तरीके से एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। इन जनवरी 1871 द प्रसन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। और फिर जनवरी 1871 में प्रसन किंग विलियम फर्स्ट जर्मन एम्परर बनते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टेल अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन या डिस्क्राइब अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मन यूनिफिकेशन में का जब हम आंसर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें तीन बातों को ध्यान में रखना। पहला पॉइंट ये है कि 1848 में फर्स्ट अटेम्प्ट वाज टेकन विच वाज सप्रेस्ड बाय द किंग। Second point is when Ottoman Bismarck became the chief minister of Prussia, he initiated the process of unification of Germany. Third point is कि Germany fought 3 wars in 7 years with Austria, Denmark and France, and through this process the unification was completed. And the fourth and last point is in January 1871 Prussian King William फर्स्ट was proclaimed जर्मन एम्परर। इसके बाद में 18 जनवरी 1871 को जर्मन स्टेट के लिए राजा का, किंग विलियम फर्स्ट की शपथ होती है, वह एम्परर बनते हैं। और जितने भी जर्मन स्टेट थे उनके प्रिंसेस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इम्पॉर्टेंट पर्सन, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क, ये सब लोग वर्साइल के हॉल ऑफ मिरर, वर्साइल महल के हॉल ऑफ मिरर में इकट्ठे होते हैं। और वहाँ पर कैसर विलियम फर्स्ट जो प्रसा का राजा था उसी को जर्मन एम्पायर का एम्परर घोषित किया जाता है। और इस तरीके से जर्मनी बिकेम एन नेशन स्टेट इन 1871। अब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रसा स्टेट पावर। जितने भी राज्यों को इकट्ठा कर लिया गया उसमें चूंकि प्रसा सबसे बड़ा राज्य था, सबसे मजबूत राज्य था, और प्रसा ने ही इस यूनिफिकेशन को इनिशिएट किया था, इसलिए जो कुछ भी वहाँ पे चला, दूसरे राज्य जो जीत करके लाए गए, वहाँ पर पूरा डोमिनेंस प्रसन स्टेट का ही चला। The new states placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. अब जो नई सरकार आई थी उसने वहाँ पे कुछ इनिशियल रिफॉर्म किए, उसमें करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग को मॉडर्नाइज किया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया। और ये जितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ, जितने भी मेजर्स लिए गए, वो लिया गया जो कि प्रसन था, यानी प्रसा जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था उसी स्टाइल को नेशनल लेवल पे लिया गया। तो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इटली यूनिफाइड। इटली का भी यूनिफिकेशन होता है। इटली भी एक राष्ट्र, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश होता है। तुम लोग ये पीछे पढ़ाए थे, उसमें ये जिक्र आया था गुसेप्पे मैज़ेनी का। तो गुसेप्पे मैज़ेनी ने 1830 के दशक में इटली में नेशन स्टेट के बिल्डिंग करने के लिए उसने काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया था, उसको एग्जाइल भी हुआ था, और वह अंडरग्राउंड रह करके यंग यूरोप और यंग इटली के नाम से सीक्रेट सोसाइटी भी वो बनाए थे। और उनके इतना ज़बरदस्त आंदोलन था, इतना ज़बरदस्त उनका डिटर्मिनेशन था कि उसकी वजह से उस समय में जो मोनार्क हुआ करते थे यूरोप के, वो उनसे डरा करते थे। तो
उस समय में 1830s में ये न्यू डाला था मैज़ेनी जैसे लोगों ने नेशन स्टेट को बनाने के लिए। अब हिस्ट्री क्या है इस इटली का? तो इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इटली का भी जो है वह लंबा इतिहास रहा है, राजनीतिक रूप से वह देश बटा हुआ रहा है। और Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। कि इटली जो है वह कई हिस्सों में बटा हुआ रहा है, उसमें एक हैब्सबर्ग एम्पायर का भी वो हिस्सा रहा है। मिड ऑफ द 19th century Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। कि मिड 19th सेंचुरी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से एकमात्र राज्य सर्देनिया पिडमेंट ये एकमात्र राज्य था जो कि इटली ओरिजिन के राजा के द्वारा गवर्न किया जा रहा था। द नदर्न पार्ट ऑफ इटली was under Austrian Habsburg Empire. Center was ruled by the Pope, and the southern region were under the dominance of the born kings of Spain। तो इस तरीके से इटली के अंदर में 3 हिस्सा बना हुआ था, और एक में पोप का शासन था, एक में हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था, और एक में स्पेन का शासन था। यहाँ तक कि इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। और वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में नहीं था, बल्कि कई रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज वेयर इन द प्रैक्टिस। 1830 के दशक में गुज़ेप्पे मैज़्ज़ानी ने इटली यूनिफिकेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, और वो एक इटालियन रिपब्लिक बनाना चाहते थे। उन्होंने यंग इटली के और यंग यूरोप के नाम से 2 सेक्रेट सोसाइटी भी बनाई। 2 बार प्रयास हुआ, 1831 में और 1848 में। दोनों बार वो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन सर्देनिया पिडमेंट के जो राजा थे किंग विक्टर एमुअल सेकेंड, he decided that Italy should be a nation state, and he was believing that the initiative which was taken by the Giuseppe Mazzini must be ended with the a nation state। तो इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपने रीजन को यूनिफाइड इटली करेंगे, और यूनिफाइड इटली करने का लाभ उन्होंने 2 लाभ उनको समझ में आया। एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, दूसरा है पॉलिटिकल डोमिनेंस से सर्देनिया पिडमेंट का एस्टेब्लिश होगा। सो ही कॉल्ड ही चीफ मिनिस्टर कैवूर he called his chief minister Cavour and told him that to unify the regions of Italy। अब जो उनका चीफ मिनिस्टर कैवूर था, ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। और उस समय में यूरोप में जितने भी वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, वो लोग इटालियन लैंग्वेज बोलने के बजाय फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज वाज सपोज्ड एज द एलिट क्लास लैंग्वेज। कि जो संपन्न वर्ग है, एरिस्टोक्रेटिक वर्ग है, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, इसलिए उस लैंग्वेज को कैवूर भी बोला करता था। बट he did a tactful diplomatic alliance with France, and Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। कि पहले सर्देनिया पिडमेंट ने हमला किया अपने नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर में 1859 में, और वहाँ पर उसने फ्रांस के साथ में एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया, जिसकी वजह से वो जीत पाया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्देनिया पिडमेंट की रेगुलर
ट्रूप्स, रेगुलर आर्मी तो युद्ध करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन उस देश का एक और बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी रहा है जिनका नाम है गुसेपी गारिबाल्डी। गुसेपी गारिबाल्डी was the people of मेज़ेनी। गुसेपी गारिबाल्डी जो है वह मेज़ेनी के शिष्य थे और वो भी इटालियन रिपब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्होंने देहाती क्षेत्र में रह करके और अपनी 7,000 से ज़्यादा किसानों को उन्होंने एक मिलिशिया के रूप में डेवलप किया था, एक मिलिट्री ट्रेनिंग दे करके उनको डेवलप किया था। तो इस वजह से जब 1859 में सर्दिनिया पिडमेंट के रेगुलर फोर्स ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर पे हमला करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर गुसेपी गाराबाल्डी के लीडरशिप में उनके जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो 1859 में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर को हराया। फिर 1860 में दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। तो 1860 में उन लोगों ने टू सिसिली के ऊपर हमला किया जहां पर स्पेनिश किंगडम काम कर रही थी, उनको हराया और उस जमीन को अपने कब्जे में लिया। एंड इन 1861 विक्टर एमुअल वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और 1861 में विक्टर एमुअल किंग को इटली का, यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। तो इस तरीके से 1861 में इटली का यूनिफिकेशन होता है और 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है ना। हालांकि उस समय में 1861 के समय में इटालियन पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे। उस समय इलिटरेसी वेयर वेरी हाई, और उनको नहीं मालूम था कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होता है। यहाँ तक कि गाराबाल्डी के जो पीजेंट मास था, जब वो सदर्न इटली में जा रहा था, तो उन लोगों ने सुना इटालिया के बारे में। दे वेर नॉट नोन वाई वेयर दे गोइंग टू फाइट अ वॉर, कि वो युद्ध करने क्यों जा रहे हैं। दे वेर नॉट नोन अबाउट दैट, दे हैव हर्ड about Italia and they believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife। उनको ये लगा कि वो युद्ध करने इसलिए जा रहे हैं कि इटालिया खतरे में है, तो इटालिया का मतलब हो गया ला टालिया, और ला टालिया कौन, तो विक्टर एमुअल की वाइफ है, वो खतरे में है, तो उनको छुड़ाना है, इसलिए चलो चलते हैं हम लोग चल करके और वहां से अपनी रानी को छुड़ा करके लेकर के आते हैं। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ इटली इन मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब यहाँ पे एक पॉइंट का जिक्र करना ज़रूरी है कि तुम लोगों को याद होगा कि चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें 1848 में फ्रेडरिक शुरू के द्वारा जो चित्र बनाई गई थी, उस चित्र को उस समय में यूटोपियन कहा गया, उस थॉट को यूटोपियन कहा गया था। लेकिन 1848 में जो यूटोपियन थॉट था वो 1861 में इटली यूनिफिकेशन और 1871 में जर्मनी यूनिफिकेशन के द्वारा वही यूटोपियन थॉट जो है वह रियलिटी में आ गया, और नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोप। नाउ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस जो है वह बाकी दो नेशन जिसके चर्चा भी हुई, जर्मनी और इटली का, उससे थोड़ा सा अलग है, और यही कारण है कि टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है कि इसे ब्रिटेन वाले चैप्टर से लेकर के कि और उसमें जैसे कि अभी हम बताए थे कि उसमें जो तो आया था कि ट्रेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड ट्रेस ऑफ इटली यूनिफिकेशन, ये क्वेश्चन है उसमें आता है, नॉर्मली एग्ज़ाम में वो बन करके आता है। तो उसी तरीके से कि हाउ द केस ऑफ ब्रिटेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जर्मनी एंड इटली, ये भी एक क्वेश्चन बन करके आता है। तो
ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के रूप में जो डेवलप हुआ वह किसी रेवोल्यूशन की वजह से या अपहीवल की वजह से नहीं हुआ. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, कि ये लंबे समय तक एक प्रक्रिया चली और उस प्रक्रिया से वो डेवलप किया. देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नाम का राष्ट्र नहीं हुआ करता था. उनकी आइडेंटिटी जो थी वह एथनिक ग्रुप में थी, एंड ब्रिटिश आइसल्स वेयर एथनिक वंस. और ये एथनिक ग्रुप कौन कौन सा था? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश. तो देयर वेयर 3 एथनिक ग्रुप से इंग्लिश, वेल्स and Scott or Irish. All these ethnic groups had their own cultural and political tradition. उन सब के अपने अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं. But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. लेकिन इंग्लिश, इन तीनों में इंग्लिश जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट निकले और उन लोगों ने अपना डेवलपमेंट वेल्थ के मामले में, पावर के मामले में वो आगे निकले. और उसके पीछे एक यहाँ पे एक तुम लोगों को याद करवाने के लिए बता दें कि यही इंग्लिश थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत में पहुंचे थे और वहाँ पहुंच करके भारत के साथ में उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया और वहाँ से उनको ट्रेड प्रॉफिट इतना बड़ा होता था जिससे कि उनका वेल्थ बढ़ा. दूसरा कि वह ईस्टर्न वर्ल्ड में जब गए तो उसकी वजह से उनका नेवी बहुत स्ट्रांग हुआ. नेवी स्ट्रांग हुआ, उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हुआ, उनके पास में ज़्यादा पैसे आने लगे, इसलिए वो ज़्यादा वेल्दी हो गए इन कंपैरिजन टू द स्कॉट एंड वेल्स. अब इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with English as its came to be forced. 1688 में इंग्लैंड में मोनार्की समाप्त हुआ, मोनार्की के हाथ से पावर ले लिया गया और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट पावरफुल हो गया. हालांकि मोनार्की से पावर लिया गया था लेकिन इंग्लैंड में मोनार्की बना हुआ रहा और वहाँ पे जो सिस्टम चला, जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का है. और आज भी इंग्लैंड एक रिपब्लिक नेशन के रूप में नहीं है, वह एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के रूप में है जहाँ पे हेड ऑफ द नेशन इज ए हेरिडेटरी पर्सन, नॉट एन इलेक्टेड पर्सन. But there is parliament and all the major decisions are taken by the prime minister and the cabinet. तो इस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी हो गया, पॉलिटिकल पीस भी इस्टेब्लिश हो गया और इंग्लिश से व्यापार से पैसा कमा रहे थे, उनके पास नेवी स्ट्रांग, आर्मी स्ट्रांग है, उसके बाद पॉलिटिकल पीस हो गया उस देश में. और दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. इसके बाद में क्या हुआ कि 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में संधि होती है और उस संधि के बाद में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी एक राज्य, एक देश का नाम आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. एंड now England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. अब स्कॉटलैंड के ऊपर अंग्रेजों का संधि होने के बाद में ब्रिटिश से इंग्लिश डोमिनेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया और स्कॉटलैंड का जो अपना अलग
संस्कृति था, अपना अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, वो धीरे धीरे दबाया जाने लगा। स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले जो कैथोलिक के वंश के लोग थे, उनको बहुत भयानक तरीके से दबाया गया, सताया गया, क्योंकि जब कभी भी उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की बात की, यानी दे वेर नॉट इन द फेवर टू बी विद द ब्रिटिश, इसलिए वो जब भी इंडिपेंडेंट बनाने की बात करते थे तो उनको दबाया जाता था, उनको सप्रेस किया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, यानी स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले जो लोग थे उनको अपना लोकल लैंग्वेज गैलिक लैंग्वेज बोलने से मना किया गया, उनका अपना जो नेशनल ड्रेस था उसको पहनने से मना किया गया। यहाँ तक है कि जिन लोगों ने विरोध किया उनको उनके होमलैंड से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। तो ये तो स्कॉटलैंड को मिला लिया। अब जो आयरलैंड की बात थी, आयरलैंड के साथ भी वैसा हुआ। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड के साथ में क्या है कि आयरलैंड की आबादी जो है वह ईसाई धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन में ही जो दो सेक्ट हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, इसमें वो बटा हुआ है। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो कि पूरे तरीके से प्रोटेस्टेंट सेक्ट को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आयरलैंड में जो ज़्यादातर आबादी है वो कैथोलिक के क्रिश्चियंस की है। इंग्लैंड आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी को मदद करता रहा कि वह आयरलैंड को इंग्लैंड में मिलने के लिए स्ट्रगल करे, मूवमेंट करे, जबकि कैथोलिक जो है वह नहीं मिलना चाहते थे इंग्लिश के साथ में, इंग्लैंड के साथ में। अब कैथोलिक जो है वो रिवोल्ट किया, जिसको ब्रिटिश ने दबा दिया। एंड वोल्फ टोन एक लीडर थे कैथोलिक के ग्रुप के। उन्होंने उनकी अपनी एक आर्मी थी, पार्टी थी यूनाइटेड आयरिशमैन। 1798 में इन्होंने रिवोल्ट किया इंग्लिश के खिलाफ में, और यहीं पे मौका मिल गया इंग्लैंड को एंट्री लेने का आयरलैंड में, और वो एंट्री ले करके आया और यहाँ पर वोल्फ टोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन को हरा दिया, और 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया। नाउ अब ये तीनों जो अलग अलग आइसल थे वह अब एक नेशन के रूप में आए, और न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू अ प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और इस तरीके से न्यू ब्रिटेन का अपना सिंबल बना, ब्रिटिश फ्लैग बना जिसको यूनियन जैक कहते हैं, नेशनल एंथम बना जिसको कि गॉड सेव आवर नोबल किंग है, और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब इस्टब्लिश हुआ वहाँ पर। और इस तरीके से इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो इंग्लैंड का जो यूनिफिकेशन हुआ है इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लैंड के साथ में वो स्थिति नहीं थी जो जर्मनी और इटली के साथ में थी, क्योंकि जर्मनी और इटली का ज़मीन दूसरे देशों ने कब्जा किया हुआ था। तो उसको वापस लेने के लिए दे वेंट फॉर वॉर, वेयर एज इन इंग्लैंड देयर वाज नो एनी वॉर टू रिकैप्चर द लैंड। यहाँ पे 3 आइसल कम्युनिटी था, उस कम्युनिटी में इंग्लिश वेयर रिचर, more strong, so English as their power increased, their wealth increased, English dominant over its neighbors, and it captured one by one the other land, and it became a nation named as United Kingdom of Great Britain.